ट्रिगर का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप एसक्यूएल में ऑटोमेशन चाहते हैं, ऑटोमेशन ऑफ लॉजिक, तो आप उस लॉजिक को ट्रिगर में लिख दें। ऑटोमेशन ऑफ लॉजिक का मतलब क्या है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हम लोग जो अपना टेबल चला रहे हैं, लेट अस सपोज हमारी ईएमपी की टेबल है। अब इस टेबल में मान लीजिए मैं किसी भी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसका इंक्रीमेंट करा, 20,000 था, इसका इंक्रीमेंट करके मैंने कर दिया 25,000। ठीक है। मैं इस बात को मॉनिटर करना चाहता हूं कि किसी भी एम्प्लॉय का जब सैलरी इंक्रीमेंट हुआ तो उस समय उसकी पुरानी सैलरी क्या थी, कितना इंक्रीमेंट करा मैंने, नई सैलरी क्या हो गई, और किस तारीख को कितने बजे इंक्रीमेंट करा था मैंने। ये इंफॉर्मेशन कहीं मैं स्टोर करना चाहता हूं। कल कोई एम्प्लॉय मेरे पास आ जाए और कहने लगे मेरा इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गए, तो मैं इसको बता तो दूंगा कि आपका इंक्रीमेंट आखिरी बार इतने बजे इतने से इतना हुआ था। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं कहीं मेंटेन करना चाहता हूं तो उसके लिए फिर से मुझे क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल। जो भी आप एसक्यूएल में आप सोच रहे हैं और वो कहीं मेंटेन करना है, मतलब स्टोर करना है, तो टेबल आपके पास एक ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल के अंदर हमने एम्प्लॉय की आईडी रख दी, एम्प्लॉय की ओल्ड सैलरी कर दी, एम्प्लॉय की न्यू सैलरी कर दी, एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट कर दिया, और डेट डाल दी, किस तारीख को इंक्रीमेंट हुआ था। अब जैसे ही मैं यहां पर इसका इंक्रीमेंट करूंगा, तो अगर मैं यहां पर मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी 2 का इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, तो बताओ उसके लिए मुझे कमांड क्या लिखनी पड़ेगी? कोई तो कमांड लिखनी पड़ेगी इसके लिए भी। क्या कमांड होगी सैलरी बढ़ाने की? इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट, ऑल्टर, कौन सी? अपडेट कमांड। अपडेट ईएमपी सेट ई सेल इज इक्वल टू ई सेल प्लस 5,000। किसकी बढ़ानी है? वेयर ई आई डी इज इक्वल टू 2। अब जैसे मैं एंटर करूंगा वैसे क्या होगा, सैलरी बढ़कर 5,000 हो जाएगी और वापस से सैलरी में सेट हो जाएगी। किसकी? जिसकी आईडी 2 है। मतलब मोटा मोटा 20,000 से बढ़कर इसकी सैलरी 25,000 हो जाएगी। ठीक है। लेकिन सर जो आप सोच रहे थे कि हम एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल का नाम कर देते हैं एम्प्लॉय सैलरी लॉग। इंडस्ट्री के अंदर लॉग जो शब्द है, इसका मतलब लकड़ी का लट्ठा नहीं होता। इसका मतलब इंडस्ट्री के अंदर होता है किसी भी इवेंट के होने का टाइम मॉनिटर करना। कोई भी इवेंट कितने बजे कितने टाइम पर हुई थी, उस इवेंट को अगर आप मॉनिटर करते हैं तो जिस जगह मॉनिटर करते हैं उस जगह को लॉग कहते हैं। ये एक कागज का टुकड़ा हो सकता है या कोई डेटाबेस की टेबल हो सकती है। तो मैंने इसलिए इस टेबल के नाम के लास्ट में लॉग लगा दिया, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं। आप इसका नाम जो चाहे वो रख सकते हो। ठीक है। तो अब जैसे ही ये कमांड चलेगी, इस कमांड के चलते ही यहां पर हो जाए 25,000। लेकिन सर आप एक दूसरा काम भी तो चाहते होगे। दूसरा काम क्या? इस लॉग टेबल के अंदर भी तो आ जाए कि एम्प्लॉय 2 की पुरानी सैलरी 20,000 थी और नई सैलरी 25,000 हो गई है, 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ है और 26 मार्च को हुआ है।
अब ये काम हम करना चाहते हैं। तो अब ये बताओ, किसी भी टेबल में अगर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड लिखोगे? इंसर्ट। यानी कि इस अपडेट कमांड को चलाने के बाद आपको एक कमांड और चलानी पड़ेगी, क्या नाम है उसका? इंसर्ट। और इस कमांड को चलाना भूल गए तो फिर रह गया, नहीं पता। हमने कहा चलो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अपडेट, उसके बाद इंसर्ट। अब कल को इसका इंक्रीमेंट करना है मुझे, तो फिर से अपडेट कमांड, फिर साथ में फिर इंसर्ट कमांड। मतलब जब जब अपडेट चलाओगे तब तब इंसर्ट चलाओगे। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा 2-4 दिन के बाद। अब भूल भी जाओगे। क्या चाहते हो? ऑटोमेशन, स्वचालित, अपने आप इंसर्ट कमांड चल जाए। लिखोगे भी नहीं, हमने कहा एक बार लिखवा लो हमसे। और हमने एक बार जहां लिखनी है, अब जब जब अपडेट चले तब तब अपने आप हमने जो इंसर्ट कमांड लिख दी है वो अपने आप चले, हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो इसका मतलब आप ऑटोमेशन चाहते हो, स्वचालित कमांड चलाते हो, अपने आप चल जाए, बार बार आपको एंटर ना करना पड़े इंसर्ट कमांड के लिए। ऐसा करने के लिए आप क्या बनाओ? ट्रिगर। ट्रिगर के अंदर आप अपनी इंसर्ट कमांड लिख दो और इस ट्रिगर को अटैच कर दो इस अपडेट कमांड के साथ। कि ट्रिगर, जब कभी ईएमपी टेबल पे अपडेट कमांड चले तो हम आपको एक कमांड दे जा रहे हैं इंसर्ट वाली। जब जब इधर ये चले उधर आप बैकएंड में इंसर्ट कमांड को अपने आप चला देना। तो अगर ऐसा चाहते हो, ऐसा ट्रिगर के साथ किया जा सकता है। ट्रिगर को इसीलिए कुछ लोग बैकग्राउंड लॉजिक रन करने के लिए भी यूज करते हैं, या कहते हैं कि ट्रिगर का काम होता है बैकग्राउंड लॉजिक रन करना। फ्रंट पे आपने कमांड चलाई, बैकएंड में कुछ और अपने आप हो गया। तो ऐसा करना है तो उसके लिए ट्रिगर का यूज किया जाता है। अब इसको हम करके देखेंगे। जब इसको करके देखेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा। यानी कि कल जो पढ़ा था प्रोसीजर, कल जो पढ़ा था फंक्शन, उससे आसान कह सकते हो ट्रिगर, उससे आसान होगा हमारा ट्रिगर। ठीक है। अब ये सब हम करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब, सबसे पहला रूल, ट्रिगर के अंदर भी अपने स्टेटमेंट लिखने होंगे जिनको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होगा। तो इसका मतलब जो मेरी मेन एसक्यूएल कमांड है उसका डेलीमीटर मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी मत कहना कल तो किया था। कल का बात कल खत्म, सेशन क्लोज होते ही सब खत्म। डेलीमीटर, सर जरूरी है डॉलर लगाएं? हमने कहा नहीं, आपको जो पसंद आ रहा है वो लगा लो। आप एट लगा लो, आप हैश लगा लो, आप कुछ भी लगा लो जो आपका मन करे। बाकियों के कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं। अब आप बोलो मैं स्टार लगाऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि स्टार माने सेलेक्ट स्टार है या स्टार माने गुणा है। तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो अपने आप के लिए? ऐसा सिंबल यूज कर लो जिसका कोई खास मीनिंग है नहीं एसक्यूएल के अंदर। तो डॉलर का कोई खास मीनिंग नहीं है, इसलिए हम लोग डेलीमीटर डॉलर लगा लेते हैं। बाकियों के मीनिंग मिल जाएंगे। अल्फाबेट भी ले सकते हो। आप डेलीमीटर का नाम अपना ले लो सोनू, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान हो जाओगे, जितनी बार कमांड लिखोगे बाद में सोनू लिखना पड़ेगा। तो इसलिए कोई छोटा सिंबल ले लो जिसको लिखने में आपको परेशानी ना पड़े, फ्रस्ट्रेशन ना हो आपको। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब सर वो टेबल बनाओ जिसमें हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट का लॉग मेंटेन करेंगे। तो अब यहां पर मैंने क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय सैलरी लॉग। तो इसका नाम यही रखना? मैंने कहा नहीं, जो मन करे वो रख लो, हम तो मीनिंगफुल नाम दे रहे हैं जिससे कि समझना आसान हो जाए। क्या चाहते हो? हमने एम्प्लॉय की आईडी आ जाए इसमें, और ओल्ड सैलरी आ जाए एम्प्लॉय की, और हमने कहा नई सैलरी आ जाए, और इंक्रीमेंट आ जाए, और डेट आ जाए, इंक्रीमेंट डेट कब हुआ था। इंक्रीमेंट डेट किस टाइप की लोगे? हमने कहा डेट टाइम डेटा टाइप की ले लेते हैं। देखो ध्यान ही नहीं रहा, सेमीकोलन लगा दिया।
पिछले 1.5 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारे हाथ और हमारे ब्रेन पूरी तरह से ट्रेन हो चुके हैं कि जब कमांड एंड होती है तो सेमीकोलन से होती है। जबकि अभी हमने बताया कि डेलीमीटर क्या है, डॉलर। तो हमारा ब्रेन प्रैक्टिस पे काम करता है। हम पिछले 1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं सेमीकोलन की। और थोड़ी देर पहले बताया था डॉलर है, ब्रेन ने सुनी नहीं बात, और डॉलर ये लगा दिया सेमीकोलन। सभी के साथ ऐसा होता है ना। चलो, अब अब क्या बनाए? ट्रिगर बनाओ पहले। ट्रिगर के अंदर वो इंसर्ट कमांड लिख के आओ, जो यहां पर इंसर्ट करेगा डेटा। उसके बाद अपडेट कमांड चलाना। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझेंगे। क्रिएट, जैसे कल हम क्रिएट प्रोसीजर कर रहे थे, क्रिएट फंक्शन कर रहे थे, इसी तरह से क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम बताओ, किस नाम से ट्रिगर बनाना चाहते हो? तो मान लो इसका नाम कर दिया मैंने सैलरी ट्रिगर। तो ट्रिगर के नाम में ट्रिगर आना जरूरी है? हमने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बट कल को कभी देखना पड़ गया तो देखकर समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ट्रिगर है। क्रिएट ट्रिगर, सैलरी ट्रिगर। अब कोई भी ट्रिगर ये कह रहा है कि जब मान लीजिए ये टेबल आपने बना दिया, एम्प्लॉय आईडी, ओल्ड सैलरी, न्यू सैलरी, इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट की डेट। अब ये बताओ, आपके पास इस टेबल में डेटा लाने के दो ऑप्शन है। पहला, जो आपकी एम्प्लॉय टेबल है, पहले इसकी सैलरी अपडेट कर दो, उसके बाद फिर यहां पर इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना। हमने कहा इसके अलावा क्या ऑप्शन है? इसके अलावा ऑप्शन है, पहले इस टेबल में इंफॉर्मेशन अपडेट कर दो, उसके बाद यहां अपडेट करना। अब बताओ कौन सा वाला तरीका ज्यादा सही रहेगा? पहले एम्प्लॉय टेबल में सैलरी अपडेट होने देते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन को लॉक टेबल में रखें, या पहले लॉक टेबल में रख लेते हैं इंफॉर्मेशन और उसके बाद अपडेट कर देते हैं? कौन सा वाला तरीका ज्यादा सही लग रहा है? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला शायद ज्यादा सही है। क्यों सही है? मान लो आपने इस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी और लाइट चली गई, सिस्टम फेलियर हो गया और अपडेट नहीं हो पाया, तो उनका सॉफ्टवेयर दिखाने लगेगा कि देखो सैलरी अपडेट हुई है, जबकि हुई नहीं है। तो पहले सैलरी अपडेट करवा लो, उसके बाद यहां पर इंफॉर्मेशन डालेंगे। अब यानी कि जो भी ट्रिगर हम बना रहे हैं, इस ट्रिगर के दो टाइम होते हैं। पहला टाइम होता है बिफोर ट्रिगर, दूसरा टाइम होता है आफ्टर ट्रिगर। मतलब अगर मैं इस ट्रिगर को बिफोर ट्रिगर बनाऊं, तो इसका मतलब है कि ये पहले चलेगा और पहले अपना काम करेगा, उसके बाद अपडेट कमांड चलेगी। अगर मैं इसको आफ्टर ट्रिगर बनाऊंगा, तो पहले ईएमपी टेबल अपडेट होगी, उसके बाद फिर ये वाला काम होगा। तो इस तरह से ट्रिगर के दो टाइम होते हैं। तो अब जो सिंटैक्स है उसमें क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, उसके बाद ट्रिगर की टाइमिंग आती है। तो मैं आफ्टर ट्रिगर बना रहा हूं, आफ्टर। अच्छा, अब ये जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर कब चलना चाहिए? जब ईएमपी टेबल पर कौन सी कमांड चले? अपडेट कमांड चले। तो क्या लिखेंगे यहां पर? आफ्टर अपडेट। अच्छा, अब ये बताओ, यहां पर तो यही लिखना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं लिखने के लिए। फिक्स है ये तो। यहां पर
आपकी मर्जी, जो नाम आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। अच्छा, यहां पर इसकी जगह और क्या आ सकता था? बिफोर आ सकता था। अच्छा, यहां पर और क्या आ सकता है अपडेट की जगह? सिर्फ इंसर्ट और डिलीट। यानी कि कोई भी ट्रिगर किसी अपडेट कमांड के लिए चल सकता है, या किसी इंसर्ट कमांड के लिए चल सकता है, या किसी डिलीट कमांड के लिए चल सकता है। ऑल्टर कमांड के लिए या किसी और कमांड के लिए नहीं चलता। तो ट्रिगर सिर्फ और सिर्फ ये तीन कमांड के लिए ही काम करते हैं: अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं फिर? डीएमएल, डीएमएल कमांड्स। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि ट्रिगर के टाइम तो दो होते हैं, ट्रिगर के टाइप क्या होते हैं? हमने कहा ट्रिगर के टाइप तो तीन होते हैं: अपडेट ट्रिगर, इंसर्ट ट्रिगर और डिलीट ट्रिगर। अपडेट ट्रिगर वो ट्रिगर होता है जो अपडेट कमांड के चलने पर चलता है। इंसर्ट ट्रिगर वो होता है जो इंसर्ट कमांड के चलने पर चलता है। अगर मैं टाइम और टाइप को मिला दूं तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए? बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। तो कुल मिलाकर ट्रिगर के छह टाइप हो गए इस तरह से, है ना? छह में तीन एक्चुअल टाइप हैं और दो कॉम्बिनेशन टाइमिंग से बनते हैं। ठीक है। चलो, अब मैं अभी जो बना रहा हूं ये सब लिखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो अब यहां पर मैंने क्या करा, सबसे पहले यहां लिखा आफ्टर ट्रिगर बना रहे हैं और अपडेट कमांड के लिए बना रहे हैं। अच्छा, ये बताओ अब तक जो ट्रिगर आप बना रहे हो इसमें आपने ये बताया कि अपडेट कमांड किस टेबल पे चले? आपकी स्टूडेंट टेबल भी तो हो सकती है, ईएमपी भी, पता नहीं आपने अब तक कितने टेबल बना रखी हैं। तो किसी पे भी अपडेट कमांड चलेगी तो ट्रिगर चलेगा? हमने कहा नहीं, ऑन ईएमपी। सिर्फ ईएमपी टेबल पर अपडेट कमांड चले तो ये ट्रिगर चले। अब ये ट्रिगर करेगा क्या, वो बताएंगे इसे कि क्या करेगा ये। अभी तो हम ये बता रहे हैं, इसको अटैच कर रहे हैं कि ट्रिगर आपका नाम ये है, जब ईएमपी टेबल पे अपडेट कमांड चले तो उसके बाद आपको चलना है। ठीक है। अब एक चीज और, वो ये कि ईएमपी टेबल में इस रो के लिए चलाना चाहते हो या इस वाली रो के लिए, या किसी भी रो पर अपडेट कमांड चले तो ट्रिगर चले? हमने कहा सर किसी भी रो को अपडेट करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, ट्रिगर चलना चाहिए। तो आगे लिखोगे फॉर, किस रो के लिए? फॉर ईच रो, हर रो के लिए ट्रिगर चलना चाहिए। आगे आ गए, बिगिन, ट्रिगर की बॉडी स्टार्ट कर दी, जैसे वहां करते थे ऐसे यहां पर। अब क्या करो, इसके अंदर इंसर्ट कमांड लिख दो जो आप कह रहे थे। इंसर्ट इनटू ईएमपी, ये जो टेबल बनाई है आपने इसमें इंसर्ट कर दो। इंसर्ट इनटू ईएमपी अंडरस्कोर सेल अंडरस्कोर लॉग, फिर वैल्यूज। चलो, अब समस्या आ गई सर। समस्या क्या आ गई कि ट्रिगर के अंदर ईएमपी टेबल का डेटा कैसे आएगा? ट्रिगर के अंदर ईएमपी टेबल का डेटा कैसे आएगा? कौन सा डेटा चाहिए? सर जो सैलरी यहां पर पहले से है वो यहां पर चाहिए, तभी तो इंसर्ट होगी यहां पर। और जो अपडेट होने के बाद बनेगी वो भी चाहिए मुझे। तो ऐसा करने के लिए क्या करा गया, ट्रिगर के अंदर ओल्ड और न्यू नाम से दो कीवर्ड अवेलेबल कराए गए, ओल्ड कीवर्ड और न्यू कीवर्ड। ओल्ड कीवर्ड क्या करता है, अपडेट कमांड चलने से पहले टेबल में जो डेटा था उसको स्टोर कर लेता है। न्यू कीवर्ड क्या करता है, अपडेट कमांड चलने के बाद टेबल में जो डेटा बदला है उसको स्टोर करता है। ठीक है। तो अब ये बताओ,
अगर मैं यहां पर एम्प्लॉय की सैलरी पुरानी वाली उठाना चाहता हूं और इस कॉलम में स्टोर करना चाहता हूं, तो ईएमपी टेबल के इस कॉलम की पुरानी वैल्यू मैं ओल्ड कीवर्ड से निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर ओल्ड डॉट ई सेल। ठीक है। जो सैलरी नई बनी है, यानी कि जब अपडेट कमांड चल जाएगी तो यहां पर मान लो 25,000 हो जाएगा। अब सैलरी बदल गई, नई हो गई। तो जो अपडेट कमांड चलने के बाद सैलरी बनी है वो भी मुझे चाहिए। तो कैसे निकालोगे? न्यू डॉट ई सेल। अच्छा अब ये बताओ, अपडेट कमांड चलने से पहले या अपडेट कमांड चलने के बाद क्या आपने आईडी बदली? आपने सिर्फ क्या बदला है? सैलरी। क्या आईडी या नेम या डिपार्टमेंट बदला? हमने कहा नहीं। तो अब ये बताओ, अगर मैं ओल्ड डॉट ई आई डी निकालूं या न्यू डॉट ई आई डी निकालूं, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि आईडी बदली नहीं है। अपडेट कमांड से पहले भी वही है और अपडेट कमांड के बाद भी वही है। तो आईडी को चाहे तो आप ओल्ड से निकाल लो, चाहे न्यू से निकाल लो। तो यहां पर लिखेंगे अब ओल्ड डॉट ई आई डी, कॉमा, यानी कि यहां पे जो आईडी है वो इस आईडी में इंसर्ट हो जाए, कॉमा, ओल्ड डॉट ई सेल, कॉमा, न्यू डॉट ई सेल, कॉमा। अब बताओ इंक्रीमेंट कितना हुआ? इंक्रीमेंट कितना निकलेगा? क्या लॉजिक होगा इंक्रीमेंट का? इंक्रीमेंट का लॉजिक क्या होगा? जो नई सैलरी है माइनस पुराने वाली। तो नई सैलरी न्यू सेल, न्यू डॉट ई सेल, माइनस ओल्ड डॉट ई सेल, कॉमा। अब डेट, सिस्टम की डेट टाइम कैसे फैच करते हैं? एंड डॉलर। तो ये ट्रिगर बनकर आपका तैयार हो गया। अब इस ट्रिगर को आपने ईएमपी टेबल के अपडेट कमांड के साथ अटैच कर दिया है। जब जब आप ईएमपी टेबल पर अपडेट कमांड चलाएंगे, उसके तुरंत बाद ट्रिगर फायर हो जाएगा। ट्रिगर फायर हो जाएगा का मतलब है ट्रिगर के अंदर का कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है अब। और जैसे ही एक लाइन चलेगी वैसे ही आप देखेंगे इस टेबल के अंदर एंट्री आ गई। दिखाना सर। तो मैं लिखता हूं यहां पर अपडेट ईएमपी सेट ई सेल इज इक्वल टू ई सेल प्लस 5,000, वेयर ई आई डी इज इक्वल टू 2। अपडेट हो गई, हमने कहा देखो अपडेट हो गई। 20 से 25 हो गई। अब सर वो इंफॉर्मेशन कहाँ है? पुरानी कितनी थी, नई कितनी थी और कितनी बड़ी और कब हुई? हमने कहा वो जैसे ही मैंने अपडेट कमांड चलाई ये ट्रिगर अपने आप फायर हो गया होगा, और इसके चलने की वजह से ये कमांड चल गई होगी, और अगर ये चल गई होगी तो इस टेबल के अंदर एंट्री आ गई होगी। दिखाओ सर। ईएमपी सेल लॉग, ये लो। एम्प्लॉय आईडी 2 की पुरानी सैलरी 20,000 थी, 25,000 हो गई, 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ है इतने तारीख को इतने बजे। हमने कहा सर और करो जरा, 1,000 रुपये बढ़ा दो, जिसकी आईडी 3 है। बढ़ गई। हमने कहा जरा लॉक टेबल में देखना जाके, ये लो। एम्प्लॉय आईडी 3 की पुरानी सैलरी 80,000 है, बढ़कर 81 हो गई, 1,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, इतने बजे इंक्रीमेंट हुआ है। इधर आप एम्प्लॉय टेबल अपडेट करोगे, उधर आपके करस्पॉन्डिंग ट्रिगर की वजह से लॉक टेबल के अंदर एंट्री अपने आप हो जाएगी कि किसकी सैलरी पुरानी कितनी थी, नई कितनी थी, कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितने बजे इंक्रीमेंट हुआ। तो ऐसा अपने आप का मतलब कोई जादू नहीं हो रहा है। एक बार का कोड तो लिखना पड़ा, और वो एक बार का कोड कहां लिखना पड़ा मुझे? ट्रिगर के अंदर। तो अपने आप शब्द का मतलब होता है एक बार लिखना है, उसके बाद वो अपने आप होता रहेगा। और ऐसा करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है पीएल के अंदर, उसका नाम है हमारा ट्रिगर। ठीक है। अच्छा जरा
कॉमन सेंस लगाना। मैं अपडेट कमांड ऐसे लिख दूं। बताओ इससे कितने, किस किस की सैलरी बढ़ी? सबकी। अगर सबकी बढ़ी है तो ट्रिगर सब पे चला होगा। उधर देखो, टेंशन कितनी दूर हो गई मेरी। एक बार मेहनत करनी है बस, ट्रिगर बनाकर उसमें कोड लिखने के। उसके बाद आप उधर फ्रंट पे खेलो, बैक एंड में ट्रिगर खेल रहा है। तो सबकी पुरानी नई सब यहां पर स्टोर हो गई। अब तो सबसे पहले दोबारा देखो क्या था हमारे पास। सब लॉग टेबल से डिलीट करना है तो मैनुअल करना पड़ेगा। ईएमपी टेबल से कुछ डिलीट करो, कुछ इंसर्ट करो, तो ट्रिगर को मतलब ही नहीं है, क्योंकि ट्रिगर तो किसके लिए बनाया गया है? हमारा अपडेट कमांड के लिए बनाया गया है। बाकियों को उससे मतलब ही नहीं है। तो ये थी हमारी ईएमपी टेबल। उसके बाद हमने एक लॉग टेबल बनाई। उसके बाद फिर हमने एक ट्रिगर बनाया। कहाँ गया? ये ट्रिगर बनाया। और इस ट्रिगर में हमने अपना लॉजिक लिखा कि भाई जब ईएमपी टेबल पर अपडेट कमांड चले, तुरंत उसके बाद ट्रिगर चला दो। और ट्रिगर अपने अंदर से इस टेबल के अंदर इन वैल्यू को इंसर्ट करेगा। ट्रिगर के अंदर टेबल की वैल्यू लाने के दो तरीके होते हैं। अगर आप टेबल पर अपडेट कमांड चला रहे हो, तो अपडेट कमांड चलने से पहले जो डेटा था ओल्ड से यहां पर आएगा। कौन सा डेटा आएगा? जिस कॉलम का चाहते हो, ओल्ड डॉट कॉलम का नेम। तो जिस कॉलम का पुराना डेटा चाहिए, ओल्ड के साथ डॉट लगा के कॉलम का नेम लिख दो। अपडेट कमांड चल गई, उसके बाद डेटा क्या है अगर वो आपको चाहिए, तो न्यू डॉट कॉलम का नेम। हम जानते हैं कि हमारी अपडेट कमांड ने सिर्फ सैलरी को चेंज किया है। तो सैलरी न्यू डॉट, सैलरी ओल्ड डॉट अलग आएगी। बाकी चाहे ओल्ड से लगाओ चाहे न्यू से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी डेटा बदला ही नहीं है हमारा। कॉलम काउंट डज नॉट मैच विद वैल्यू काउंट, ऐसा तब आएगा जब आपने इंसर्ट कमांड लिखी है। तो यहां पर एक वैल्यू तो ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई दो, एक वैल्यू ये हो गई तीन, एक वैल्यू ये हो गई चार, कॉमा लगाकर एक वैल्यू ये भी है, पांच। तो जब आप सारी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, शायद आपके लिखने से ये रह गई है, तो आपकी एरर आएगी कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। अब आपका ये वाला लिखने से रह गया है, जो आपने मुझे भेजा स्क्रीनशॉट। ये वाला आपका मिसिंग है, ध्यान से देखो। आपने ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये वाला आपका मिसिंग है। ध्यान से देखो। तो अब ट्रिगर आपका बन चुका है, अब उसमें एरर आ रही है। तो ट्रिगर को अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको ट्रिगर को ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम मान लो ट्रिगर आपका गलत बन गया, अब आपको सही करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम जैसे मैंने नाम दिया था सैलरी ट्रिगर। मैं नहीं करूंगा एंटर, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रिगर को दोबारा बनाकर फिर उसे सही करोगे।
A trigger is a special type of stored procedure that automates the logic. ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रोसीजर बनाते हो उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन ये ऑटोमेट हो जाता है ना। कब? जब कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म हो। अभी मैंने सिर्फ एक पढ़ाया है, अपडेट वाला। अभी मैं इसको दो और पढ़ाऊंगा, इंसर्ट और डिलीट। तो जब मैं अपडेट, इंसर्ट और डिलीट तीनों के साथ ट्रिगर पढ़ाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि मैंने डीएमएल के साथ ट्रिगर आपको पढ़ा दिया और ट्रिगर का चैप्टर पूरा माना जाएगा। तो अब जनरली triggers are used to run background logic। फ्रंट पे मैं अपडेट कमांड चलाऊंगा, बैकग्राउंड में मैं चाहता हूं एंट्री हो जाए उस टेबल के अंदर। फ्रंट पर मैं कुछ कर रहा हूं, बैक एंड में कुछ और हो जाए। तो ऐसा करने के लिए ट्रिगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग मेंटेन करना, वैलिडेशन लगाना, ये कुछ कॉमन हमारे एग्जांपल्स हैं ट्रिगर के। मैं लॉग वाला करके दिखा रहा हूं। लॉग का मतलब है किसी भी इवेंट के होने पर, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट के होने पर उस समय का टाइम नोट करना, उस समय की रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन करना, लॉग मेंटेन करना कहलाता है। टाइप्स ऑफ ट्रिगर, वी कैन डिफाइन मैक्सिमम 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगर। ठीक है। अब कौन कौन से? बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है वो ये वाला पढ़ाया है, आफ्टर अपडेट वाला। तो ज्यादातर मामलों में जब लॉग मेंटेन होता है तो आफ्टर वाला ट्रिगर ही काम करते हैं, और जब हम वैलिडेशन करते हैं तो वैलिडेशन में हम बिफोर वाला ट्रिगर लगाते हैं। अब सिंटैक्स क्या है ट्रिगर बनाने का? क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, ट्रिगर का टाइम। अब ट्रिगर का टाइम इन दोनों में से कोई एक होता है, या तो आफ्टर होगा या बिफोर होगा। ट्रिगर का टाइप इन तीनों में से कोई एक होगा, या तो इंसर्ट होगा या अपडेट होगा या डिलीट होगा। ठीक है। उसके बाद ऑन, टेबल का नाम, ईएमपी पे लगाया, उसकी हर रो पे लगाया। टेक्निकली आज हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ दूसरे रो पे लगा दो बाकी पे ना लगे। आज हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ट्रिगर को सारी रो पे चलाना ही पड़ेगा। माइट भी फ्यूचर वर्जन में इसकी जगह पर और ऑप्शन अवेलेबल हो, बट आज की डेट में यही है। बिगिन, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रिगर का कोड। ट्रिगर के कोड में आप क्या लिखोगे आप जानते हो। मैंने इंसर्ट कमांड चलाई थी। इंसर्ट कमांड चलानी है ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको क्या लिखना है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। उसके बाद एंड कर दिया। अब उसके बाद मैंने बताया यहां पर न्यू एंड ओल्ड मॉडिफायर्स, इनके बारे में बताया। इनको आप कीवर्ड भी कह सकते हैं, इनको आप चाहें तो मॉडिफायर्स भी कह सकते हैं। तो न्यू एंड ओल्ड कीवर्ड्स are used to distinguish the column values before and after the execution of DML statement. We can use column name with new and old keywords या modifiers like old dot column name या new dot column name. Old dot column name indicates the column of existing row before the updation ना। अपडेट होने से पहले क्या डेटा था कॉलम के पास वो। न्यू डॉट कॉलम नेम इंडिकेट्स द कॉलम वैल्यू आफ्टर अपडेशन। ठीक है।
अब सर ये बीच में इंसर्ट क्यों लिख दिया है और यहाँ पे डिलीट क्यों लिख दिया है, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं इसलिए मैंने इसको बोला नहीं, तो ये भी कवर करेंगे अभी। यहाँ तक पढ़ो, आगे क्या है वो छोड़ो। ठीक है। अब अभी मैंने आपको अपडेट ट्रिगर बनाना सिखाया, अब मैं आपको डिलीट और इंसर्ट ट्रिगर बनाना सिखाता हूँ। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आफ्टर ट्रिगर ही सीख रहे हैं। बिफोर अगर मैं वैलिडेशन के लिए बनाऊंगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी, बहरहाल हमें जरूरत नहीं है उसकी, इतने से समझ में आ जाएगा। क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉय नया आता है, ID 7, नाम धोनी, सैलरी 90,000 और विकेट कीपर, अब ये आ गया, बट मुझे कैसे पता चला ये कब आया, आज आया, कल आया, कितने बजे आया, तो इसकी एंट्री कर दो। मतलब एक और लॉग टेबल आप बनाना चाहते हो, एम्प्लॉय लॉग। एक तो बनाई आपने एम्प्लॉय की सैलरी का लॉग, एक बनाओगे एम्प्लॉय लॉग। इसमें बस तीन चीजें, एम्प्लॉय कौन था, किस तारीख को, कितने बजे आया, तो एम्प्लॉय ID 7 हो गई, और जो डेट है वो आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं अगर कोई भी एम्प्लॉय रिजाइन कर दे या उसको हटा दिया जाए कंपनी से, मान लो मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट कमांड चला के, फिर से इस टेबल के अंदर बताओ कौन हटा, कितनी तारीख को हटा। तो सर अब इस टेबल को देखकर ये कैसे पता चलेगा कि ये जो डेट है ये इसके आने की है कि जाने की है। यहां पर एक कॉलम और बनाएंगे स्टेटस का, इन या आउट या हायरिंग फायरिंग। इसका मतलब क्या चाहते हो, हम इंसर्ट कमांड के लिए ट्रिगर बनाएंगे, वो ट्रिगर इस टेबल में डेटा इंसर्ट करेगा। इसी तरह से डिलीट कमांड के लिए भी ट्रिगर बनाएंगे और वो भी इसी टेबल पे काम करेगा। चलो अब दो ट्रिगर और बनाते हैं। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का, सॉरी पहले टेबल बना लो वो वाली, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लॉग टेबल, जिसमें एम्प्लॉय की ID आएगी। यार ये कहां से आ गया? चलो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लॉग, EID इंटीजर और ई डेट, किस डेट पर उस एम्प्लॉय के साथ कुछ हुआ, और यहां पर एम्प्लॉय स्टेटस टेक्स्ट टाइप का करते हैं। अब बनाएंगे ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर, जैसे वहां पर मैंने ट्रिगर का नाम क्या दिया था, सैलरी ट्रिगर, इसका नाम कर देते हैं इन ट्रिगर। अब बताओ आगे, हम आफ्टर ही बना रहे हैं, क्या लिखें आफ्टर के आगे, आफ्टर के आगे आफ्टर इंसर्ट, किस टेबल पर, उसी EMP टेबल पर, किसके लिए, सारी रो के लिए, किसी भी रो को इंसर्ट करो सब पे चलेगा। इंसर्ट इनटू EMP लॉग वैल्यूज
सोचो ठंडे दिमाग से। इंसर्ट कमांड चलने से पहले इस पिक्चर को यहां बनाओ। अगर आपसे कहा जाए कि मैं इस रो को इंसर्ट कर रहा हूं, तो इंसर्ट कमांड चलने से पहले क्या ये आईडी एग्जिस्ट करती है टेबल में? नहीं। ये आईडी टेबल में कब एग्जिस्ट करेगी? जब इंसर्ट कमांड चल गई होगी। अब जब ट्रिगर के अंदर हम ओल्ड और न्यू से डेटा निकालते हैं टेबल का, तो क्या जो आईडी इंसर्ट हुई है, क्या ओल्ड से उस आईडी को हम एक्सेस कर पाएंगे यहां पर? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंसर्ट कमांड से पहले है ही नहीं वहां पर। वो तभी इंसर्ट होगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या चल सकता है? न्यू। यानी कि जब हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर बनाएंगे, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यू से ही टेबल का डेटा लेकर आ सकते हो। ओल्ड काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ओल्ड का काम होता है इंसर्ट कमांड चलने से पहले डेटा लेकर आए। अरे जब इंसर्ट अभी हुई नहीं है, तो पहले डेटा कहां से आएगा? बाकी डेटा है, लेकिन अभी जो इंसर्ट कमांड होगी उससे तो डेटा ही नहीं बना अभी। न्यू डॉट ई आई डी, कॉमा, नाउ। और अब स्टेटस मैनुअली लिखो, मैनुअली स्ट्रिंग बनाकर, कि ये इन टाइप का स्टेटस है। एंड। अब ईएमपी टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करो। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी 7, नाम मान लो धोनी कर दिया, सैलरी 90,000 कर दी, डिपार्टमेंट विकेट कीपर बैटर कर दिया। जैसे ही ईएमपी पे इंसर्ट चली, ये ट्रिगर अपने आप फायर हो गया होगा। और जैसे ही ट्रिगर फायर हुआ होगा, इसने अपना काम कर दिया होगा। दिखाना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लॉग। एम्प्लॉय आईडी 7 इंसर्ट हुआ है इतने बजे। टाइम नहीं रखा आपने, क्योंकि आपने कॉलम का डेटा टाइप क्या कर दिया है? डेट। अगर डेट टाइम करते, तो टाइम भी आ जाता साथ में। कौन सी? ये न्यू डॉट ई आई डी, यहां से उठाइए। हाँ, एम्प्लॉय टेबल से। हाँ, ओल्ड एम्प्लॉय टेबल में क्या ये आईडी पहले से होगी? तो इसलिए ओल्ड यहाँ यूज ही नहीं हो सकता, एरर आ जाएगी। तो आफ्टर इंसर्ट, यानी कि जो अपडेट है उसमें ओल्ड और न्यू दोनों काम करते हैं, लेकिन जो आफ्टर इंसर्ट होगा उसमें आपका ओल्ड काम ही नहीं करेगा। अब देखो ये, अगर हम अपडेट की बात करें, तो अपडेट ट्रिगर जो होता है उसमें ओल्ड से पुराना डेटा आ जाएगा, न्यू से नया डेटा आ जाएगा। लेकिन जो इंसर्ट ट्रिगर होता है, इसमें ओल्ड काम ही नहीं करता, एरर आ जाएगी, क्योंकि वो डेटा पहले है ही नहीं जो अभी इंसर्ट होना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां से उठा सकते हो? न्यू से उठा सकते हो। ठीक। अब क्या चाहते हो? अब सर हम एक ट्रिगर और बनाना चाहते हैं डिलीट के लिए, कि अगर ईएमपी टेबल से कोई डिलीट हो, तो वो ट्रिगर भी इसी टेबल के अंदर इंसर्ट कर दे। अलग से कोई टेबल अब तीसरी नहीं बनाएंगे, इसी टेबल के अंदर डिलीट ट्रिगर भी अपना एक एक्शन परफॉर्म कर दे। क्रिएट ट्रिगर, इसका नाम कर दे आउट ट्रिगर। आफ्टर डिलीट, अब देखो ये डिलीट ट्रिगर बना रहा हूं ऑन, ईएमपी पे बना रहे हैं, ईएमपी फॉर ईच रो, बिगिन, इंसर्ट इनटू ईएमपी अंडरस्कोर लॉग वैल्यूज। अच्छा, अब ये बताओ,
अगर ईएमपी टेबल से मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट कमांड से अगर मैंने इस रो को डिलीट कर दिया, तो डिलीट हो जाने के बाद क्या ये डेटा एग्जिस्ट करेगा यहां पर? नहीं। ये डेटा टेबल में कब एग्जिस्ट कर रहा है? डिलीट होने से पहले। अब अगर ट्रिगर को इस रो का डेटा चाहिए, तो बताओ वो किससे निकाल सकता होगा? ओल्ड से या न्यू से? ओल्ड से, क्योंकि डिलीट कमांड चलने से पहले का डेटा ओल्ड से आएगा, और डिलीट कमांड चलने के बाद जो टेबल में हलचल हुई वो डेटा आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि डिलीट कमांड से तो डेटा डिलीट हो गया है। यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ ओल्ड लिखेंगे। ओल्ड डॉट ई आई डी, कॉमा, नाउ, और इसका स्टेटस क्या है? ये आउट हो रहा है। एंड अब जरा डिलीट करो उस टेबल से। डिलीट फ्रॉम ई एम पी वेयर ई आई डी इज इक्वल टू 2। अब जरा लॉक टेबल चलाओ। सेलेक्ट, ये लो, ये आया इस तारीख को, ये चला गया इस तारीख को। तो जब भी एम्प्लॉय आ रहा है जा रहा है, उसकी एंट्री इस टेबल में होती जाएगी अपने आप। उधर इंसर्ट चलाओ, इधर आ जाएगा। डिलीट चलाओ, इधर एंट्री आ जाएगी, कब आया था, कौन था। इसे बोलते हैं लॉग एम्प्लॉय का। तो ट्रिगर इस तरह से मैंने आपको तीन तरह के बनाकर दिखा दिए। अपडेट ट्रिगर, अब देखो यहां पर थ्योरी में लिख दिया है मैंने, इसीलिए डिलीट ट्रिगर में सिर्फ ओल्ड से डेटा निकाला जा सकता है, न्यू से डेटा नहीं निकाला जा सकता। अपडेट ट्रिगर एक ऐसा ट्रिगर है जिसके पहले भी डेटा होता है और जिसके बाद भी डेटा होता है। शब्दों को थोड़ा सा बारीकी से सुनिए। जब मैंने कहा कि अपडेट ट्रिगर से पहले भी डेटा होता है, अपडेट ट्रिगर के बाद भी डेटा होता है, लेकिन इंसर्ट ट्रिगर में इंसर्ट से पहले डेटा नहीं होता, तो आप मुझसे कहेंगे सर डेटा तो था, देखो ये सब डेटा तो है ही पहले से। नहीं, बात हो रही है जो रो इंसर्ट हो रही है, जो रो अपडेट हो रही है, जो रो डिलीट हो रही है, वो पहले है या नहीं है। सोचो, जिस रिकॉर्ड को, जिस रो को आप अपडेट कर रहे हैं, क्या वो पहले से मौजूद है वो रो? बाकी डेटा छोड़ो, बाकी डेटा नहीं, उस रो की बात करो जिसको अपडेट किया जा रहा है। क्या वो टेबल के अंदर पहले से होगी? हमने कहा होगी, तभी तो अपडेट कर लोगे। अच्छा, अपडेट हो जाने के बाद क्या वो रो टेबल में होगी? हमने कहा बिल्कुल होगी, चली थोड़ी जाएगी वो। ठीक है, जिस रो को आपने इंसर्ट करा, क्या वो रो पहले से टेबल में है? हमने कहा जब पहले से है तो इंसर्ट क्यों करेंगे। इसका मतलब पहले से ओल्ड के थ्रू कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जिस रो को आप डिलीट कर आ गए हैं, क्या डिलीट करने के बाद वो रो होगी वहां पर टेबल के अंदर? नहीं। जब होगी नहीं तो न्यू कैसे काम कर लेगा उसके ऊपर? तो जब मैं कहता हूं कि डेटा पहले डेटा बाद में, तो डेटा का मतलब उस रो से है जिसको अपडेट किया जा रहा है, जिसको इंसर्ट किया जा रहा है, या जिसको डिलीट किया जा रहा है। सिर्फ उस रो की बात हो रही है, बाकी डेटे से मतलब नहीं है हमें कि बाकी डेटा में कौन है कौन नहीं है। ठीक है, चलो। तो इस तरह से हमारे ट्रिगर के हमारे टाइप हो जाते हैं। तो टोटल तीन तरह के ट्रिगर बनाकर चलाकर मैंने आपको दिखा दिए। इसी तरह से आप बिफोर ट्रिगर कब कब यूज कर सकते हैं उसको समझते हैं। करके आप अपने आप देख लेना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैलिडेशन की अगर हम बात करें, तो क्या मतलब होता है वैलिडेशन का? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको हिंट देता हूं। मान लो मेरी ये स्टूडेंट टेबल थी, कहां गई? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये लो। अच्छा, मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, मुझे बताना कि कुछ अजीब
तो नहीं लग रहा है आपको? ये नहीं, ये तो गलती से लग गया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज कोर्स रोल नंबर नाम मार्क्स। कुछ अजीब लगा या सब सही है? गलत शब्द का मतलब है इंसानों के लिए गलत है। एसक्यूएल को तो ये पता है ये मार्क्स हैं फ्लोट टाइप के, तो ये तो सही है। फ्लोट में तो यही जाता है? नहीं, इस वाले पर चेक कांस्टेंट लगा रखा है तो सही है, एरर आ जाएगी। और अगर मैंने चेक कांस्टेंट नहीं लगा रखा है तो फिर तो ये इंसर्ट हो ही जाएगा। ठीक है। अब मैं इस वर्ड को समझाना चाह रहा था, वैलिडेशन शब्द को। जब हम इंसर्ट कमांड चलाते हैं या अपडेट कमांड चलाते हैं, तो जो डेटा हम अपडेट या इंसर्ट कर रहे हैं, क्या वो डेटा हमारी बाउंड्री का है? अगर हमारी बाउंड्री का है तो वैलिडेशन सक्सेस हो गया, और हमारी बाउंड्री का नहीं है तो वैलिडेशन फेल हो गया। हम क्या करेंगे, इस इंसर्ट कमांड को टेबल में इंसर्ट करने से पहले ट्रिगर से चेक करवाएंगे कि ट्रिगर जरा चेक करना, जो डेटा इंसर्ट कमांड इंसर्ट करने जा रही है, क्या उसका डेटा जिस कॉलम के लिए जो होता है वो सही है कि नहीं। तो मैं ट्रिगर से चेक कराऊंगा कि अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो तो उसको वापस से सेट कर दो कितना, 100, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, एरर नहीं देनी है। वापस से आप उसको क्या कर दो, 100 कर दो। उसके बाद अब इंसर्ट कमांड चले। तो सोचो, इस बार ट्रिगर कब चलना चाहिए, इंसर्ट कमांड से पहले चलना चाहिए कि बाद में चलना चाहिए? फिर पहले। तो यहां पर कौन सा ट्रिगर काम में आएगा, बिफोर वाला। तो जितने भी वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट होंगे ट्रिगर के साथ जब इंप्लीमेंट करेंगे, तो सब में बिफोर हमारा काम में करेगा। तो बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, ये दो ट्रिगर ज्यादा हमारे यूज होते हैं, बिफोर डिलीट बहुत कम यूज होता है। ठीक है। चलो, तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिगर को बिफोर के साथ बना सकते हैं वैलिडेशन करने के लिए। ठीक है। अब एक और एग्जांपल इसी चीज का। मेरी टेबल में डेटा जो इंसर्ट होगा वो अपर केस में इंसर्ट होना चाहिए। अब यूजर ने लोअर केस में लिख दिया, तो यूजर को परेशान नहीं करेंगे, उसको मना नहीं करेंगे कि क्यों कर रहे हो ऐसा, कर लो जो करना है कर लो। हमारा इंसर्ट कमांड बाद में चलेगी, पहले ट्रिगर चलेगा। ट्रिगर चेक करेगा कि अगर यूजर ने लोअर केस में लिखा है तो नाम को किस में बदल दे, वो अपर केस में बदल दे। उसके बाद फिर इंसर्ट कमांड चलाए। अगेन क्या कहलाएगा, वैलिडेशन, है ना। तो डेटा वैलिडेशन करने के लिए हम बिफोर ट्रिगर का यूज जनरली करते हैं। बाकी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आप अपना कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही करना है। अब अभी तक हम लोग माई एसक्यूएल का जो एडिटर यूज कर रहे हैं उसका नाम है कमांड लाइन एडिटर। कमांड लाइन एडिटर। अब माई सीक्वल का एक और एडिटर होता है जिसका नाम है वर्क बेंच एडिटर। वर्क बेंच एडिटर। कमांड लाइन एडिटर में सब कुछ हमें लिखना पड़ता है। स्पेलिंग बहुत बड़ी है तो पूरी लिखनी पड़ेगी किसी भी वर्ड की। गलती से मैंने एंटर करके नेक्स्ट लाइन पर आ गया और पता चला प्रीवियस लाइन पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, गलत टाइपिंग कर दी, तो पीछे जाने का कोई मौका नहीं है, कंट्रोल सी करके कमांड कैंसिल करनी पड़ती है, दोबारा फिर लिखना पड़ता है। ठीक है। कमांड लाइन एडिटर को सी वाई एडिटर कहते हैं, करेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है। वर्क बेंच एडिटर जी यू आई एडिटर कहलाता है। इस एडिटर पे अगर आप अपनी कमांड लिखते हैं तो पहली फैसिलिटी है कि आप अगर कोई वर्ड लिखना चाहते हैं बहुत बड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिखना है
वेयर, WHERE। तो आप बस WH लिखो, आगे का अपने आप लिख देगा ये। तो आपको क्वेरी लिखना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, जब आप कमांड को टाइप कर रहे होते हो और कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसी समय एरर आ जाती है। CUI में पहले लिख लो, 2 लाइन 3 लाइन, एंटर करोगे तब बताएंगे सही है कि गलत है। वर्क बेंच में लिखते ही आपने पूरी क्वेरी भी नहीं लिखी, सिर्फ पहला वर्ड लिखा और पहले वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, तुरंत बता देगा गलत है ये। अब आप आगे लिखोगे ही नहीं, पहले पहले ही पता चल गया। मतलब कोई कमांड अगर आपने लिख लिया वर्क बेंच पे, तो मान के चलो वो सही ही होगी, क्योंकि अगर वो गलत होती तो आपने पूरी लिखी नहीं होगी, क्योंकि पहले ही बता देगा गलत लिख रहे हो आप। तीसरा फायदा, वर्क बेंच हमें कुछ क्लिकेबल ऑप्शन देता है। क्लिकेबल, कमांड लिखने की बजाय या कमांड लिखने के साथ साथ आप चाहें तो क्लिक कर करके, जैसे एक्सेल में क्लिक करके काम कर लेते हैं, उसी तरह से वर्क बेंच में भी क्लिक करके रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, देख सकते हो। कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्लिक करो, सारा डेटा आ गया, क्लिक करो डेटा डिलीट हो गया, क्लिक करो अपडेट हो गया। आपको कमांड के साथ साथ क्लिक ऑप्शन का फीचर भी आता है। इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास मेरा डेटा एक्सेल फाइल में है, क्योंकि अगर बल्क अमाउंट ऑफ डेटा पर मैं एनालिसिस करूंगा, तो सर मैं इंसर्ट कहां तक करूंगा, इंसर्ट कमांड कहां तक लिखूंगा। रियल टाइम में तो एक्सेल फाइल में डेटा पड़ा होगा, और इस एक्सेल फाइल के डेटा को मैं टेबल में इंसर्ट करूंगा। अब इस एक्सेल फाइल में 10,000 रोज हैं, तो कहां तक मैं इंसर्ट कमांड टाइप करूंगा, कितनी बार टाइप करूंगा, है ना। तो एक्सेल फाइल को अगर मैं डायरेक्ट टेबल के अंदर लोड करना चाहता हूं, तो उसके लिए एक कमांड आती है, लोड डेटा करके। लेकिन ये जो कमांड है, ये कमांड CUI पर हमारा काम नहीं करेगी, परमिशन की वजह से। आपके लैपटॉप को जो बनाया गया है, विंडोज वालों ने, मैकिन्टोश वालों ने इस तरह से बनाया है कि SQL के अंदर आपका फाइल का डेटा डायरेक्ट लोड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप वर्कबेंच एडिटर से करेंगे तो हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सेल फाइल का डेटा इंसर्ट करना चाहता हूं टेबल में, तो CUI से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे परमिशन लेनी पड़ेंगी अपने लैपटॉप से, विंडोज से, मैकिन्टोश से, और वो परमिशन शायद मिले भी ना सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि वर्कबेंच एडिटर पे मुझे जाना ही पड़ जाएगा। ठीक है। इसका अपोजिट, सर मैंने जो भी टेबल से डेटा निकाला, मैं चाहता हूं वो डेटा एक एक्सेल फाइल में सेव हो जाए। अभी मेरा रिजल्ट सिर्फ सेशन में दिखता रहता है, जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगा सब खत्म। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपसे वो ज्वाइन क्वेरी चलाकर जो रिजल्ट बनवाया था मुझे दे दो लाओ, मैं कल को किसी फाइल में यूज करूंगा आगे बढ़ाने के लिए, तो अभी तक आप ऐसा नहीं कर पाए हो। फिर से अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें फिर से परमिशंस की जरूरत पड़ती है, और कमांड लाइन पर वो परमिशंस नहीं होती, वर्क बेंच में वो परमिशन होती हैं, और हम किसी भी रिजल्ट को फाइल में सेव कर सकते हैं। फाइल से डेटा टेबल में ला सकते हो, टेबल से डेटा फाइल में लेकर आ सकते हो। कब? जब आप वर्क बेंच पे काम करोगे। तो ये सारे ऑप्शन आपको वर्क बेंच एडिटर पे मिल जाते हैं। तो सर पहले से ही अगर पढ़ा देते तो ये कमांड एडिटर यूज ही नहीं करवाते, जब इतना बढ़िया ही था तो पहले से आपको यही पढ़वाना था हमें। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे ही आप वर्कबेंच एडिटर पे लिखोगे सेलेक्ट, आपने लिख दिया सेलेक्ट, अब आपको आगे लिखने नहीं देगा, पहले ही बता देगा एरर है ये, है ना। अब अगर आप यहां पे लिख रहे हो ऐसे करके सेलेक्ट, ये वो कुछ भी गलत लिख दिया आपने, अब जब एंटर करे तब पता चला यहां पर एरर है, मतलब मेहनत मेरी ज्यादा लग गई। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब मैं कुछ लिख रहा हूं, तो मैं अगर गलत लिख रहा हूं, तो तब भी तो सीख ही रहा हूं कि मैंने क्या गलत लिखा, है ना। वर्क बेंच कई बार क्या करता है, अगर मैंने यहां पर लिखा SE ऐसे करके, अपने आप सजेशन दे देगा कि सेलेक्ट लिखना चाहते हो क्या, बस एंटर मार दो पूरा लिख दूंगा अपने आप। हम आलसी हो जाते हैं, हम
वर्ड्स को याद ही नहीं कर पाएंगे कभी। इंटरव्यूअर हमसे लिखवाएगा ना क्वेरी, लिख के दिखाओ, तो हम बस इसी भरोसे रहेंगे कि हम तो दो लेटर लिखते थे और अपने आप सजेशन आ जाता था, एंटर मार देते थे और चल जाता था। अब इंटरव्यू में कैसे करेंगे ये काम? आपको वर्ड्स याद ही नहीं आएंगे अगर आपने पहले दिन से वर्क बेंच पे काम करा है तो। क्वेरी कागज पे लिख नहीं पाओगे आप कभी। लेकिन जिस बंदे ने कमांड लाइन से प्रैक्टिस करी 18 क्लास जैसे हमने करी है प्रैक्टिस, उसको अगर मैं कहूं कागज पे क्वेरी लिख दो, तो वो ज्यादा बेटर पोजीशन में होगा लिख पाने के देन वो बंदा जो पहले दिन से वर्क बेंच पे काम कर रहा है। वो लिख ही नहीं पाएगा क्वेरी, उसकी आदत ही नहीं है लिखने की। उसकी आदत पड़ गई है अपने आप लिखवाने की अब वर्क बेंच से। इसीलिए हमेशा आपको सीखते समय पहले कमांड लाइन से सीखना चाहिए। लेकिन जब कंपनी में जॉब करने जाओगे तो कंपनी वाला आपको पे कर रहा है, आप कमांड लाइन से बहुत टाइम लगाओगे लिखने में, वर्क बेंच से बहुत कम टाइम में लिख लोगे, तो वो आपसे बोलेगा मैं आपको एक दिन का पे करता हूं, एक दिन में ज्यादा काम करके जाओ, वर्क बेंच पे काम करो। तो इंडस्ट्री के अंदर जब जॉब कर रहे होगे तो कमांड लाइन एडिटर का यूज कहीं नहीं होता, इंडस्ट्री के अंदर वर्क बेंच एडिटर का यूज होता है। लर्निंग कमांड लाइन एडिटर, अर्निंग वर्क बेंच एडिटर। और अगर आप लर्निंग में ही वर्क बेंच लगा दोगे तो शायद आपने अपने आप को थोड़ा कम पॉलिश किया एसक्यूएल के अंदर। चलो, अब क्या ये एडिटर हमारे लैपटॉप में है? हमने कहा नहीं। जब आपने माई सिक्वल को पहले दिन डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया था, उस समय तीन ऑप्शन आए थे, टिपिकल, कस्टम और फुल। मैंने टिपिकल वाले के साथ इंस्टॉल कराया था। टिपिकल वाले ऑप्शन में ये नहीं आता, अगर मैं फुल पे क्लिक करवाता तो आ जाता, लेकिन फुल के साथ करवाता तो उस समय और टाइम ज्यादा लगता डाउनलोड और इंस्टॉल करने में। तो अब क्या करें? अब आपको गूगल पे जाना है, ब्राउजर ओपन करना है अपना, और यहां लिखना है डाउनलोड माई सिक्वल वर्क बेंच। डाउनलोड माई सिक्वल वर्क बेंच, पहले ही ऑप्शन आएगा डाउनलोड माई सिक्वल वर्क बेंच का, इस पे क्लिक कर देंगे। यूआरएल को कॉपी करके नोट्स वाली फाइल में डाल दिया है मैंने। उसके बाद इसका जो वर्जन है वो 8.0.41 है, हमारे माई एसक्यूएल का वर्जन 9.2 है, तो थोड़ा सा मिसमैच है। तो ये बॉन्डिंग देगा इंस्टॉलेशन टाइम पर, हम उसे इग्नोर कर देंगे, माइट भी 2-4 महीने बाद इसका लेटेस्ट वर्जन आ जाए। फिलहाल 40-42 MB का है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वही नो थैंक्स, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फ्राइडे को मिलेंगे अब। तो अब फ्राइडे को जब आप लैपटॉप लेकर आओगे तो सेटअप आपके लैपटॉप में होना चाहिए। इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, फ्राइडे को फाइलों के साथ डेटा कैसे उठाते हैं, फाइलों में डेटा रखते कैसे हैं, वो सब फ्राइडे को सीखेंगे। फ्राइडे हमारी लास्ट क्लास होगी एसक्यूएल की, उसके मंडे से हम पावर बीआई स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे को और बहुत सारी बातें बता दूंगा। जिसका ऑलरेडी पावर बीआई हो चुका है वो कहाँ जाएगा, या जिसका फुल स्टैक है वो कहाँ जाएगा, फ्राइडे को आपको बता दिया जाएगा।